General principles are beneficence and non-maleficence, fidelity and responsibility, integrity, justice, respect for people's rights, and dignity. In the previous topic, we discussed two general principles beneficence and non maleficence, fidelity and responsibility. These two principles reflect that psychologists should not do harm and should do good to others. Moreover, they should be loyal in their dealing and accept the responsibility of their action and perform their duties well. So today we will discuss rest of three general or ethical principles: integrity, justice, respect for people's rights, and dignity. Let's discuss the principle C, integrity. Integrity states that one should be honest and accurate. AP holds that psychologist seeks to promote accuracy, honesty, and truthfulness in the science, teaching, and practice of psychology. Moreover, they do not do manipulation, fraud, fabrication of results, or general scientific misconduct. यानी कि जब वो कोई रिसर्च करते हैं या कोई साइंटिफिक वर्क करते हैं तो उसमें किसी किस्म का फ्रॉड नहीं करते, गलत रिजल्ट पेश नहीं करते, फैक्ट्स को चेंज नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते और ना ही किसी रिसर्च या एक्सपेरिमेंट के नताज को अपनी मर्जी से चेंज करते हैं। मज़ीद ये कि साइकोलॉजिस्ट अपने प्रोमिसेस को पूरा करते हैं और कोई भी ऐसी कमिटमेंट नहीं करते जो उनकी कैपेसिटी से बाहर हो या उसको पूरा करने के लिए वो कॉम्पिटेंट ना हो। इस सिलसिले में हमारे सामने एक बहुत ही वाइडली पब्लिसाइज्ड केस आया जिसमें लैक ऑफ इंटेग्रिटी थी। ये केस एक डच साइकोलॉजिस्ट मिस्टर स्टेपल का था, who fixed the result in 30 of his papers, some of which were published in prestigious journals. अगरचे फ्रॉड को कंट्रोल कर लिया गया और स्ट्रिक्ट सैंक्शन दी गई, लेकिन मिस्टर स्टेपल की ना सिर्फ रेपुटेशन खराब हुई बल्कि उसकी जॉब भी चली गई। तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो लैक ऑफ इंटेग्रिटी ना करे। मोर ओवर साइकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है कि अगर वो किसी भी रिसर्च या एक्सपेरिमेंट में डिसेप्शन करते हैं, मसलन रिसर्च का असल मकसद ना बताएं, पार्टिसिपेंट से बहुत सी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को छुपाएं, तो उनको इस डिसेप्शन को एथिकली जस्टिफाइड करना होता है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके और हार्म को मिनिमाइज किया जा सके। So, psychologists have a serious obligation to consider the need to correct any resulting mistrust or other harmful effects that arise from the use of such techniques, like deception. Now, let's have a look on the next principle, principle D, justice. So, ये principle कहता है कि तमाम लोगों को psychology की contribution से फ़ायदा पहुंचना चाहिए और उनकी access होनी चाहिए। मसलन, अगर किसी psychologist ने कोई research publish की है या कोई काम किया है तो तमाम लोगों को उसकी एक्सेस हो, वो उसको पढ़ सकें, या अगर कोई बुक लिखी है तो वो भी लोगों के लिए अवेलेबल होनी चाहिए ताकि नॉलेज को स्प्रेड किया जा सके और लोग साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर के कामों की कंट्रीब्यूशन को जान सकें। इसके अलावा जस्टिस का प्रिंसिपल ये भी कहता है कि साइकोलॉजिस्ट जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करें या थेरेपी का जो प्रोसीजर या प्रोसेस यूज़ करें उसमें इक्वालिटी हो। ऐसा ना हो कि किसी क्लाइंट को फेवरेटिज्म की बेस पर ज़्यादा फ़ायदा दिया जाए और किसी क्लाइंट के साथ बाइसनेस की जाए। लिहाजा साइकोलॉजिस्ट इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो पोटेंशियल बाइसेस से बच सकें और अपनी कॉम्पिटेंस से बियॉन्ड सर्विसेज प्रोवाइड ना करें, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ में लिमिटेशन की वजह से ड्यूरिंग प्रैक्टिस कोई भी नाइंसाफ़ी हो सकती है। मसलन, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने की फ़ी चार्ज करता है तो उसे मेक श्योर करना चाहिए कि वो जस्टिस के प्रिंसिपल पर काम करते हुए क्लाइंट से ज़्यादा फीस चार्ज ना करे। इसके अलावा ऐसा ना हो कि वो अपनी कास्ट या अपने रिलीजन के लोगों को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करे जबकि दूसरे लोगों के साथ बाइस्ड हो। और साइकोलॉजिस्ट की कॉम्पिटेंस का जिस हद तक ताल्लुक है तो साइकोलॉजिस्ट को मेक श्योर करना चाहिए कि वो वही ट्रीटमेंट या सर्विसेज प्रोवाइड करें जिसका उन्हें तजर्बा है, जिसकी डिग्री उनके पास है। मसलन, अगर एक साइकोलॉजिस्ट फैमिली थेरेपी में एक्सपर्ट है तो उसको फैमिली थेरेपी ही देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो महज 1 या 2 बुक्स पढ़कर एडिक्शन थेरेपी भी देना शुरू कर दे। Moreover, psychologists respect the dignity and worth of all people and the rights of individuals to privacy, confidentiality and self-determination. इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल और कल्चरल डिफरेंसेस से भी अवेयर होते हैं और इन डिफरेंसेस का एहतराम करते हैं और किसी किस्म के भी तासुबात से बचते हैं।
and they try to eliminate the effect of their work biases, and they do not knowingly participate in content activities of other based upon such prejudice. तो उनको मुमकिन हद तक कोशिश करनी चाहिए कि वो इन तासुबात से बच सके. हेंस हमने ये देखा कि ये सारे प्रिंसिपल साइकोलॉजिस्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऑनेस्ट डीलिंग करें, जेन्युइन रहें, बाइसेस को अवॉइड करें. अब हम देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट जब इन पांचों प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो वो कौन सी वर्चूज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं या ये प्रिंसिपल कौन सी वर्चू से रिलेटेड है. सो नंबर 1, प्रिंसिपल ए, बेनिफिसेंस एंड नॉन मेलफिसेंस में जो वर्चूज़ रिफ्लेक्ट होती हैं वो कंपैशनेट है, यानी कि हमदर्दी, ह्यूमन, इंसानियत का मुजाहरा करें, नॉन मेलवॉलेंट, किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, एंड प्रूडेंट, मसलन केयरिंग बिहेवियर शो करें. सो द एथिकल अवेयरनेस ऑफ दिस प्रिंसिपल demands that psychologists should be able to identify what is in the best interest of those with whom they work when a situation threatens the welfare of individual and the competences required to achieve the greatest good and avoid or minimize harm. The second principle, principle B, fidelity and responsibility, demands to possess the virtues or characteristics of faithfulness, loyalty, dependable means other could trust on them, conscientious मतलब कि वो बाज़मीर हो, and committed to professional growth. So according to this principle, psychologists should be aware of their obligation to the individual and communities affected by their work, including their responsibility to the profession and obligation under law. Principle C, integrity, is linked with the virtue of honesty, reliability, self-awareness, and genuineness. So as per this principle, psychologists should know what is possible before making professional commitment and be able to identify when it is necessary to correct misconception or mistrust. So हमने पहले भी ये बात की थी कि उनको ऐसी कमिटमेंट्स करनी चाहिए जिनको वो पूरा कर सके. Next, principle D, justice demands psychologists to be judicious, fair, open to complexity and ambiguity. वो उनसे डिमांड करते हैं कि वो इंसाफ पसंद हों और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूजन आती है तो उसको ओपनली एक्सेप्ट करें और बेहतर तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करें. सो दिस प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट दैट psychologists should be able to identify individual and group vulnerabilities that can lead to exploitation and recognize when a course of action would result in or has resulted in unfair or unjust practice. So उनको just practice करनी चाहिए. Lastly, principle E, respect for people's rights and dignity, is related to the virtue of respectfulness and considerate or being sensible. So here, this principle reflects that psychologists must be aware of special safeguards necessary to protect the autonomy, privacy, and dignity of the member of the diverse population with whom psychologists work. So beside these 5 ethical and general principles, which are aspirational goals, APA has also presented 10 ethical standards that are enforceable rules and related to and applied to diverse activities of psychologists, researcher, and educationist, etc. First ethical standard is resolving ethical issues. मसलन जब भी कोई ethical problem आएगी तो साइकोलॉजिस्ट को उसको किस तरह हल करना चाहिए, किन लोगों को अप्रोच करना चाहिए उसकी रेजोल्यूशन के लिए. सेकेंड इज कॉम्पिटेंस, जिसकी हमने प्रीवियसली भी बात की थी कि साइकोलॉजिस्ट को अपने नॉलेज, अपनी डिग्री और एक्सपीरियंस के बेस पर और उनकी बाउंड्रीज पर रहकर ही काम करना चाहिए. थर्ड इज ह्यूमन रिलेशंस. फोर्थ, related to the privacy and confidentiality of the clients, participant, and the people with whom they interact. Fifth one is related to advertising and other public statements. So ये standard इस बात से related है कि जब भी psychologist कोई advertisement करेंगे या कोई public statement देंगे तो वो किस तरह ethically behave करेंगे और उनको किस तरह ethically represent करेंगे. Sixth ethical standard is related to the record keeping and the fee. इस एथिकल स्टैंडर्ड में साइकोलॉजिस्ट के लिए गाइडेंस है कि वो कितनी फ़ी चार्ज करें और फ़ी से रिलेटेड जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको वो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स और पार्टिसिपेंट के रिकॉर्ड को कब तक मेंटेन रखेंगे. नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. स्टैंडर्ड 8 इज़ रिलेटेड टू द रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स. स्टैंडर्ड 9 इज़ रिलेटेड टू द असेसमेंट, और असेसमेंट के दौरान जो इश्यूज आएंगे उनको डिस्कस किया जाएगा. And last, standard 10 is related to the
therapy. So یہ سارے 10 standards diverse activities پر اپلائی ہوتے ہیں اور انڈیویجول کے ملٹیپل رولز کو کور کرتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس ان اسٹینڈرڈس کو اگلے لیسن میں ہم باری باری تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ وی آر blessed to have APA and these ethical principles and standards with us to direct us to right way and to guide us and to help us to act ethically and overcome ethical issue. So gladly we are in the safe hand and have something good in our hand. اس کے ساتھ ہی ہم اپنا لیسن 3 ختم کرتے ہیں اور اگلے لیسن میں ہم بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ایتھیکل اسٹینڈرڈ نمبر 1 ریزالونگ ایتھیکل ایشو کو ڈسکس کریں گے. سو ٹل دین اسٹے سیف اینڈ اللہ حافظ.